हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को बेहतरीन तरीके से कवर अप कर रहे हैं। डिस्कशन जो रहेगा आज का वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो अच्छे से चीज़ों को सुनना है। अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को ज़रूर शेयर करना है। तो आइए आज का डिस्कशन जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है व्यानंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। व्यानंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे सिचुएटेड है? तो व्यानंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो केरला में सिचुएटेड है। तो अभी ये यहाँ पे जो बात की जा रही है ये न्यूज़ में क्यों है ये हम देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो समर ड्यूरेशन में क्या रहता है कि जो सीजनल माइग्रेशन है, वाइल्ड एनिमल्स जो हैं ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, माइग्रेट होके आ रहे हैं, स्पेशली कर्नाटका और तमिलनाडु की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वहाँ से। ठीक है, तो केरला व्यानंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में यहाँ पे जो है माइग्रेट होके जो एनिमल्स हैं वहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि अभी जो सीज़न जो है वो चेंज होने जा रहा है, इसलिए ये जो एनिमल्स हैं माइग्रेट होके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो लोकेशन देख लेते हैं। व्यानंद जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये केरला में है। ठीक है, तो ये इंटीग्रल पार्ट है नीलगिरी बायो रिजर्व रिजर्व का भी, जो इस्टेब्लिश किया गया 1973 में। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर भी लाया गया। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये फर्स्ट फ्रॉम इंडिया है, जो इंक्लूड किया गया इसको यूनेस्को डेजिग्नेटेड वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में। ठीक है, तो डेजिग्नेट किया गया 2012 में, याद रखना है आपको। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदर वाइल्ड लाइफ पार्क्स की अगर बात करें जो केरला में देखने को मिलते हैं, जैसे मुद्दुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, मुरकुर्ती नेशनल पार्क एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ठीक है, अगर बात करें व्यानंद की, ठीक है, तो केरला का ये मैप है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस पर्टिकुलर लोकेशन में ये व्यानंद जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड है। ये फैली है 344.44 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया तक। ठीक है, और साथ ही साथ टाइगर रिजर्व्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे नागरहोल, बांदीपुर कर्नाटक एंड मुद्दुमलाई जो है तमिलनाडु में। ठीक है, काम्बिनी रिवर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कावेरी रिवर की क्या है, ट्रिब्यूटरी भी है, तो यहाँ से फ्लो होके जाती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट की फॉर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। फॉरेस्ट टाइप की अगर बात करें तो साउथ साउथ इंडियन मॉइस्ट डेसिजियस जो फॉरेस्ट है, एंड वेस्ट कोस्ट सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड प्लांटेशन ऑफ टीक एंड एलुकैटस एंड ग्रेवेलिया, तो यहाँ पे ये जो फॉरेस्ट है देखने को मिलते हैं। अदर जो एनिमल्स हैं जैसे एलिफेंट, गोट, टाइगर, पैंथर हो गया। ठीक है, सैम्बर, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड बोर, स्लॉथ, बियर, नीलगिरी लंगूर। ठीक है, और साथ ही साथ बॉन एंड मैकैक्यू, कॉमन लंगूर, मालाबार, गैंड, स्क्रेल एक्सेट्रा, यहाँ पे मेजर मैमल्स जो है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं मेन केरला की। केरला को तमिलनाडु, कर्नाटका, ठीक है, तो ये स्टेट बाउंड्री जो है ये टच करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लक्षद्वीप, और ये कहाँ पे है, ये है अरेबियन सी में। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है पावरथॉन 2022 के बारे में। पावरथॉन आखिर है क्या है? पावर से आप यहाँ से जजमेंट लगा सकते हैं, एनर्जी की यहाँ पे बात हो रही है। तो मिनिस्ट्री भी कौन सी इन्वॉल्व रहेगी? मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा पावरथॉन जो है 2022 यहाँ पे लॉन्च किया गया है। ये एक हैकाथॉन कंपटीशन रहेगा, जो रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के अंडर ये जो है हेल्ड करवाया जा रहा है। इस स्कीम के तहत, यानी कि इसके तहत पावरथॉन के तहत क्या फाइंड करने की यहाँ पे कोशिश की जाएगी, स्पेशली जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, उसमें सोल्यूशन ढूंढने की यहाँ पे कोशिश की जाएगी। हैकाथॉन जो है, यानी कि इसमें पार्टिसिपेशन जो रहेंगे स्पेशली स्टार्टअप्स रहेंगे, स्टार्टअप्स एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स यहाँ पे इन्वॉल्व रहेंगे। एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे इसका पार्ट बनेंगे। इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर एंड स्टेट पावर यूटिलिटीज़ एंड अदर पावर एंटिटीज़ इसका पार्ट होंगी। ठीक है, तो 9 थीम्स जो है इस हैकाथॉन की यहाँ पे मेंशन की गई है, जैसे डिमांड लोड फोरकास्टिंग, AT&C यानी कि एग्रीगेट, टेक्निकल एंड कमर्शियल, लॉस रिडक्शन, एनर्जी थेफ्ट डिटेक्शन, प्रिडिक्शन ऑफ डीटी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मेशन फेलियर जो होता है, एसेट इंस्पेक्शन, वेजिटेशन एंड मैनेजमेंट, कंज्यूमर एक्सपीरियंस एनहेंसमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन एंड पावर परचेजिंग ऑप्टिमाइजेशन। तो ये 9 थीम्स हैं जो हैकाथॉन में इंक्लूड की गई हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं RDSS यानी कि रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम सेक्टर है। ठीक है, सेक्टर स्कीम है। तो ये अप्रूव की गई कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स
के द्वारा जुलाई 2021 में। तो ताकि इम्प्रूव किया जा सके जो ऑपरेशनल एफिशिएंसीज है, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी है, स्पेशली डिस्कॉम्स के। डिस्कॉम क्या रहती है? ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज रहती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पावर जो है अलग अलग एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती हैं। इसमें एक्सक्लूडेड है प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर डिस्कॉम जो है यहाँ पे काउंट नहीं किया गया है। साथ ही साथ प्रोवाइड्स करवाएंगे कंडीशनल जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है, स्ट्रेंथ किया जाएगा इसके चलते। जैसे सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डिस्कॉम की, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो रहती हैं, जितनी भी एग्जिस्टिंग पावर सेक्टर रिफॉर्म्स हैं, ठीक है, तो ये लाए जाएंगे इस रिफॉर्म स्कीम्स के तहत, ठीक है। जैसे इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम होगी, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना है, तो विल बी इमर्ज इनटू अ अम्ब्रेला प्रोग्राम। तो इन सारी स्कीम्स को एक अम्ब्रेला प्रोग्राम में मर्ज कर दिया गया है, ठीक है, इस स्कीम के तहत। तो अगर बात करें स्कीम विल बी अवेलेबल जो है ये 2025 तक है। अगर इसकी बात करें आरडीएसएस की, ये रिफॉर्म बेस्ड है, रिजल्ट लिंक्ड स्कीम है, और की ऑब्जेक्टिव जो है इसके यानी कि रिड्यूस करना है 80 एनसी जो लॉसेस देखने को मिलते हैं, यानी कि 12 to 15% जो लॉस है वो देखने को मिलता है। एलिमिनेट करना है कोस्ट रेवेन्यू गैप जो है 24 तक, ठीक है। इंप्रूव करनी है क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द पावर सप्लाई की, ठीक है। तो इसका मेन मोटिव है ये। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। उसके अलावा अगर बात करें कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो अदर स्कीम्स चलाई गई हैं पावर सेक्टर को लेके, जैसे प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना जिसको सौभाग्य स्कीम बोलते हैं, ठीक है, इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ठीक है, गर्व यानी कि ग्रामीण विद्युतीकरण ऐप, उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, फॉर ईज इन दी रिवाइज टैरिफ पॉलिसी, ठीक है। तो ये कुछ स्कीम्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे लॉन्च की गई हैं। पावरथॉन 2022 की अगर बात करें तो यहाँ पे डिमांड एंड लोड, ये सारी वाली चीज़ें जो है आपको पहले बता दी हैं, ठीक है, जो थीम्स यहाँ पे रखी गई हैं, ठीक है, कैटेगरीज जो रखी गई हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है इंडिया सोलर सेक्टर के बारे में, यानी कि हमारा जो जहाँ से हम क्या करते हैं, एनर्जी जो लेते हैं किससे, सन की रेज से, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सोलर पैनल्स जो हैं इंस्टॉल किए जाते हैं, सोलर एनर्जी जो जनरेट की जाती है उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स बहुत सारे चलाए गए हैं। और हमारी गवर्नमेंट का जो है टारगेट भी है कि हमने 500 गीगावाट जो है वो कैपेसिटी जनरेट करनी है रिन्यूएबल एनर्जी की, इंस्टॉल करनी है 2030 तक, ठीक है। तो ये एजेंडा जो है, टारगेट्स जो है सेट किए गए कब, COP26 कहाँ पे, ग्लासगो यूके में, ठीक है। तो ये कॉन्फ्रेंस जो पार्टीज देखने को मिली, ठीक है, वहाँ पे ग्लासगो यूके में, वहाँ पे ये टारगेट्स जो हैं वो सेट किए गए, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है कि सेंट्रल सोलर टैरिफ को पूल करने के लिए रूल्स जो हैं, रूल्स के साथ आने के लिए तैयार हैं, और रिन्यूएबल एनर्जी की खरीद को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा जो थर्मल पावर खरीदारी जो एग्रीमेंट्स हैं उसमें प्रोक्यूरमेंट पावर को बूस्ट करने का भी यहाँ पे टारगेट रखा गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे बात की जा रही है, स्पेशली जो पावर परचेज एग्रीमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी पावर एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट जो रहता है टू पार्टीज के बिटवीन, ठीक है। वन क्या करती है, एक पार्टी जनरेट करती है इलेक्ट्रिसिटी, पावर जनरेटिंग कंपनीज जो रहती हैं, दूसरी क्या करती है कि परचेज, जैसे डिस्कॉम्स कंपनी है वहाँ से परचेज करना इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। इश्यूज क्या देखने को मिले, स्पेशली जो सोलर टैरिफ है, ठीक है, उसमें जो गिरावट आई है ओवर द पास्ट डिकेड से लो है, अंडर ₹2 पर यूनिट, 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 kWh, ठीक है, यानी कि किलोवाट। और साथ ही साथ ये दिसंबर 2022 में ये देखने को मिली ड्यू टू फॉलिंग प्राइस, जब इसका प्राइस जो गिरा, ठीक है, सोलर पैनल्स का, एंड लोअर हुआ फाइनेंसिंग कॉस्ट भी, ठीक है। ट्रेंड की अगर बात करें लोअर सोलर टैरिफ्स की, मैनी मैनी जो प्लेयर्स, अलग अलग जो प्लेयर्स वेटिंग कर रहे थे, स्पेशली टैरिफ अगर गिरे तो जो एंटरिंग हो लॉन्ग टर्म पावर प्रोक्यूरमेंट एग्रीमेंट्स की, ठीक है। अगर बात करें ये जो अभी सोच यहाँ पे रखी गई है, ठीक है, जो पूल टैरिफ की बात की जा रही है कि रूल्स यहाँ पे लाए जाएंगे, ठीक है, तो स्पीड अप करना है प्रोक्यूरमेंट स्पेशली सोलर पावर का, और एड्रेस करना है कंसर्न जो रहता है अमंग डिस्कॉम्स जो लूज हो रहा है आज के टाइम में, स्पेशली लोअर सोलर टैरिफ जो है आने वाले जो टाइम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो साथ ही साथ गवर्नमेंट जो है ये प्लान कर रही है कि पूल जो लाया जा रहा है ओल्ड सोलर पावर प्रोक्यूरमेंट के लिए गिवन पीरियड में, तो गवर्नमेंट जो है स्टेप उठा रही है, स्पेशली 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड पावर जो है विद फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर जो है यहाँ पे जनरेट करने की बात की जा रही है आने वाले 4-5 सालों में, ठीक है।
और ये हेल्प करेगा लोअर जो टोटल कॉस्ट है पावर प्रोक्यूरमेंट की फॉर सर्टेन डिस्कॉम की। सेंटर के द्वारा नवंबर 2021 में इशू यानी कि गाइडलाइन जो जारी की गई थी, ताकि परमिट करना है थर्मल जनरेशन कंपनीज जो हैं और सप्लाई करना है पावर जो है कस्टमर्स को फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी से, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट जो है ये अंडर किसके रखा गया, एग्जिस्टिंग जो है पावर परचेजिंग एग्रीमेंट्स के अंडर। करंट अगर स्टेटस देखें इंडिया का सोलर सेक्टर में, तो इंडिया जो है यानी कि हमारी कंट्री जो है ये इंस्टॉल कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, ठीक है, कितनी, तो 150.54 गीगावाट किसमें, सोलर में टोटल ये है, ठीक है। तो सोलर में 48 गीगावाट है, विंड में 40 गीगावाट, स्मॉल हाइड्रो पावर में 4 गीगावाट, अगर बायो पावर की बात करें तो 0.62, लार्ज हाइड्रो की बात करें तो 46.51 गीगावाट, ठीक है। तो ये टोटल आप देख सकते हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है तो 150.50 गीगावाट है। नवंबर 30 2021 की बात करें तो न्यूक्लियर एनर्जी बेस्ड जो इंस्टॉल किए गए इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी, तो वो कितनी की गई, 6.78 गीगावाट। हमारी कंट्री जो है ये फोर्थ लार्जेस्ट विंड पावर कैपेसिटी है वर्ल्ड की, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। अगर टोटल नॉन फॉसिल बेस्ड इंस्टॉल एनर्जी कैपेसिटी की बात करें तो 157.32 गीगावाट है, जिसमें से 40.1% जो है टोटल इंस्टॉल की गई इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी 392.01 गीगावाट। और साथ ही सारी फैसिलिटी देती है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को, स्पेशली एम्बिशियस जो गोल है 280 गीगावाट इंस्टॉल करनी है हमने 230 2030 तक, ठीक है। और एडिशनल एलोकेशन यहाँ पे रखे गए हैं कि 19,500 करोड़ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स जो है, ठीक है, यानी कि जो कंपनी है वो अच्छा वर्क कर रही है तो गवर्नमेंट के द्वारा जो है इंसेंटिव दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी रखी गई है मैन्युफैक्चर के लिए ऑफ हाई एफिशिएंसी मॉड्यूल्स, ठीक है। बजट की बात करें तो इसमें यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा यहाँ पे बजट में अनाउंस किया गया कि जो इन्वेस्टमेंट रहेगा सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, नियरली वो रहेगा लेस देन, यानी कि पहले था 1800 करोड़ था, अब एक करोड़ जो है इसमें कम कर दिया गया है, एक 1000 करोड़ जो है वो कम कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है देखने को मिलेगी, ठीक है, 1000 नहीं, यहाँ पे 1000 रहेगा, यानी कि 800 करोड़ जो है वो कम कर दिया गया है, ठीक है। तो प्राइमरी इशू जो है मैन्युफैक्चरिंग में सोलर फोटोवोल्टिक जो है मॉड्यूल्स जो रहते हैं इंडिया में ओवर द ईयर, यानी कि क्वालिटीज़ में जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है। इस क्वालिटी को भी इम्प्रूव करने की यहाँ पे बात की जा रही है। अगर बात करें यहाँ पे जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा से रिलेटेड, जैसे किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, जिसको पीएम कुसुम स्कीम के नाम से जाना जाता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वन सन वन ग्रिड वन वर्ल्ड का यहाँ पे जो विजन लेके चल रही है गवर्नमेंट, उसको भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया। नेशनल सोलर मिशन, नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी, रूफटॉप सोलर प्रोग्राम फेज 2, नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी 2018, हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल व्हीकल्स। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो सेक्टर्स में, सोलर सेक्टर में यहाँ पे लिए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे विंड पावर, सबसे ज़्यादा आपको विंड से जनरेट होती पावर जो है ये देखने को मिलेगी। उसके बाद है सोलर पावर 29.59 गीगावाट, उसके बाद है बायोमास पावर 9.8 गीगावाट, उसके बाद है स्मॉल हाइड्रो पावर 4.6 गीगावाट, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ टॉपिक, कुछ जो आपके रह गए हैं तो वो आने वाले लेक्चर्स में मैं कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है। तो उसकी जो है आप टेंशन मत लीजिएगा। तो साथ ही साथ जो है अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।